नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे विक्टोरियन इंग्लैंड की गलियों में। सोचिए, एक ऐसा समय जब लोग साल में बस कुछ ही बार नहाते थे, जब सड़कें कचरे और गंदगी से भरी रहती थीं, जहां परफ्यूम और गुलाब जल ही असली साबुन माने जाते थे और बीमारियां लोगों की सबसे बड़ी साथी थीं। जी हां, आज की इस लंबी कहानी में हम जानेंगे कि विक्टोरियन युग 1837 से 1901 में स्वच्छता यानी हाइजीन कैसी थी। नहाना, कपड़े धोना, दांत साफ करना, शौचालय, बीमारी, अमीर गरीब का फर्क, सब कुछ विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा पृष्ठभूमि समझते हैं। ये वो जमाना था जब रानी विक्टोरिया का शासन इंग्लैंड पर था। लोगों के घरों में बिजली नहीं थी, साफ पानी नहीं था और सीवर सिस्टम तो बस नाम मात्र का था। अमीर लोग बड़े बड़े महलों में रहते थे, लेकिन गरीब लोग गंदी बस्तियों में, जहां दसियों लोग एक ही कमरे में सोते थे। आज के हिसाब से देखें तो सफाई की हालत बहुत ही खराब थी। नहाना रोजाना करना तो दूर की बात, लोग हफ्तों तक बिना नहाए रह जाते थे। गली कूचों में जानवरों का गोबर, इंसानी गंदगी और कचरा फैला रहता था। अब बात करते हैं नहाने की। आज हम रोज नहाते हैं, लेकिन विक्टोरियन लोग, उनके लिए पूरा शरीर धोना साल में कुछ ही बार होता था। ज्यादातर लोग सिर्फ हाथ मुंह सुबह धो लेते थे, वही उनकी हाइजीन मानी जाती थी। अमीर घरों में लकड़ी से बने बाथ टब होते थे, जिन्हें पानी से भरना पड़ता था। सोचिए, एक बार बाथ टब भरने के लिए पूरे परिवार को बाल्टियों से पानी लाना पड़ता था। इसलिए पूरा नहाना बहुत मुश्किल और महंगा काम था। गरीब लोग, उनके लिए तो बाथटब देखना भी सपनों जैसा था। कई लोग नदी या तालाब में ही कूदकर धो लेते थे, लेकिन वो पानी भी साफ नहीं होता था, तो फिर लोग बदबू से कैसे बचते थे? असल में उस समय परफ्यूम और सुगंधित तेल बहुत लोकप्रिय थे। लोग नहाने की बजाय खुद पर खुशबू छिड़क लेते थे। खासतौर पर अमीर लोग, जिनके पास फ्रांस से लाए गए महंगे परफ्यूम होते थे, यानी शरीर साफ नहीं होता था, लेकिन खुशबू से बदबू को ढक दिया जाता था। इसीलिए उस दौर को अक्सर परफ्यूम वाला जमाना भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये गंदगी और सफाई की कमी का नतीजा बहुत भयानक था। बड़ी बड़ी बीमारियां, कॉलरा, टाइफस, टीबी पूरे शहरों को निगल जाती थीं। गंदी नालियों और दूषित पानी से हजारों लोग हर साल मरते थे। एक ही गली में सैकड़ों लोग बीमार होकर दम तोड़ देते थे। यानी साफ सफाई सिर्फ एक आदत नहीं थी, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल थी। और यही वजह है कि धीरे धीरे लोग समझने लगे कि बिना अच्छे हाइजीन के सभ्यता आगे नहीं बढ़ सकती। अब दोस्तों, जरा सोचिए, आज हम सबके घर में फ्लश टॉयलेट, पानी और नल आसानी से मिलते हैं, लेकिन विक्टोरियन दौर में शौचालय की हालत कैसी थी? अमीर घरों में धीरे धीरे वाटर क्लोजेट नाम की चीज आने लगी थी। ये शुरुआती तरह का फ्लश टॉयलेट था, लेकिन ये हर जगह नहीं था और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत महंगा माना जाता था। गरीब इलाकों में हालात बहुत बुरे थे। लोग सामूहिक शौचालय इस्तेमाल करते थे, जहां सैकड़ों लोग एक ही गड्ढे में गंदगी डालते थे। अक्सर ये गड्ढे भर जाते और बदबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। कई बार तो लोग रात में सड़क पर ही चेंबर पॉट यानी बर्तन में शौच करते और सुबह उठकर खिड़की से बाहर फेंक देते। सोचिए, सुबह सुबह सड़क पर चलते हुए ऊपर से गंदगी गिर सकती थी। यही वजह थी कि उस समय की गलियों में बदबू असहनीय होती थी। अब सवाल उठता है, इतनी गंदगी और बीमारियों के बीच लोग जिए कैसे? असल में धीरे धीरे सरकार और इंजीनियर इस समस्या को समझने लगे। 1850 के दशक और 1860 के दशक के बीच इंग्लैंड ने बड़े पैमाने पर सीवर सिस्टम बनाने का काम शुरू किया। लंदन में तो ये और भी जरूरी हो गया, क्योंकि 1858 में एक घटना हुई जिसे लोग द ग्रेट स्टिंक कहते हैं। गर्मी के मौसम में टेम्स नदी इतनी गंदी और बदबूदार हो गई थी कि संसद का काम भी रोकना पड़ा। इस घटना ने सरकार की नींद उड़ा दी। फिर इंजीनियर जोसेफ बाज़लगेट ने आधुनिक सीवर सिस्टम तैयार किया, जिसने पूरे लंदन में गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाने का काम किया। यानी धीरे धीरे पहली बार लोगों को समझ आया कि साफ पानी और सीवर बीमारियों से बचाने में कितना जरूरी है।
पानी की स्थिति भी उतनी ही खराब थी। ज्यादातर गरीब लोग नदी या कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये पानी अक्सर गंदगी और बैक्टीरिया से भरा होता था। इसीलिए कॉलरा जैसी बीमारियां बार बार फैलती थीं। अमीर घरों में नलकूप और निजी पानी की सप्लाई कभी कभी उपलब्ध थी, लेकिन वो भी आज जैसी सुरक्षित नहीं थी। धीरे धीरे जब पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, तब जाकर साफ पानी सब तक पहुंचने लगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि साफ पानी मिलने का मतलब था बीमारियों से थोड़ी राहत। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि हाइजीन सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं थी, बल्कि सोशल स्टेटस की भी पहचान थी। अमीर लोग अपने घरों में नहाने के कमरे, खुशबूदार साबुन और शुरुआती फ्लश टॉयलेट का दिखावा करते थे। वहीं गरीबों की हालत बहुत दयनीय थी। तो साफ सफाई एक तरह से अमीरी गरीबी का अंतर भी दिखाती थी। और दोस्तों, अब जरा सोचिए, कपड़े धोने की हालत कैसी होगी। आज तो हमारे पास वॉशिंग मशीन है, डिटर्जेंट है और रोजाना कपड़े बदलना आम बात है। लेकिन विक्टोरियन दौर में कपड़े धोना एक बड़ी मुश्किल और थकाने वाली प्रक्रिया थी। कपड़े धोने का काम अक्सर औरतें करती थीं। वो साबुन के बड़े बड़े टुकड़े पानी में घिसकर कपड़ों पर लगातीं। फिर कपड़ों को लकड़ी की छड़ी से पीटा जाता ताकि गंदगी निकले। कई बार उबलते पानी में कपड़े डालकर धोया जाता। लेकिन सोचिए, ये काम कितना थकाऊ और वक्त लेने वाला था। इसलिए आम लोग हफ्तों तक एक ही कपड़े पहनते रहते थे। कपड़े धोना लग्जरी माना जाता था। गरीब तो शायद महीने में एक बार ही कपड़े धो पाते। अमीर घरों में लॉन्ड्री मेड होती थी जो ये काम करती थी। लेकिन गरीब औरतों के लिए कपड़े धोना एक बड़ा बोझ था। अब बात करते हैं दांतों की सफाई की। आजकल हर घर में टूथब्रश और टूथपेस्ट मिल जाता है, लेकिन विक्टोरियन जमाने में ये चीजें बेहद दुर्लभ थीं। लोग लकड़ी की तीलियों, कपड़े के टुकड़ों या यहां तक कि कोयले के चूर्ण से दांत साफ करते थे। टूथब्रश तो कुछ अमीर घरों में ही मिलता था, और वो भी सूअर के बालों से बने ब्रश होते थे। टूथपेस्ट की जगह पाउडर का इस्तेमाल होता था, जिसमें चाक, नमक और कभी कभी जड़ी बूटियां होती थीं। ज्यादातर गरीब लोग दांतों की सफाई पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। नतीजा ये हुआ कि विक्टोरियन दौर में दांतों की बीमारी बहुत आम थी। लोगों के दांत जल्दी गिर जाते थे, मुंह से बदबू आती थी और दर्द आम बात थी। डेंटिस्ट भी मौजूद थे, लेकिन इलाज बहुत महंगा और दर्दनाक होता था। सोचिए, बिना एनेस्थीसिया के दांत निकलवाना कैसा लगता होगा। अब आते हैं व्यक्तिगत हाइजीन पर। आज हम बाल रोज धोते हैं, नाखून काटते हैं, चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, लेकिन उस समय बाल धोने के लिए कोई शैम्पू नहीं था। लोग साबुन या सिर्फ पानी से बाल धोते थे, वो भी हफ्तों में एक बार। नाखून काटने की आदत बहुत कम थी और लोग अक्सर गंदे हाथों से ही खाना खाते थे। शरीर की बदबू छुपाने के लिए डिओड्रेंट की जगह सुगंधित तेल लगाए जाते थे और औरतें अपने चेहरे पर पाउडर या मेकअप लगाकर साफ सुथरा दिखने की कोशिश करती थीं। यानी दोस्तों, उस जमाने में हाइजीन का मतलब था जितना दिख सके उतना साफ दिखना। असल में साफ रहना नहीं दोस्तों। जब सफाई की हालत इतनी बुरी हो तो बीमारियां भी खूब फैलती थीं। विक्टोरियन दौर में लोग आमतौर पर टीबी, क्षय रोग, कॉलरा, टाइफस, चेचक जैसी बीमारियों से पीड़ित रहते थे। गटर साफ न होने और पानी गंदा होने के कारण अक्सर पूरे पूरे मोहल्ले बीमार पड़ जाते। सोचिए, एक ही हैंडपंप से पूरा गांव पानी भर रहा है, और अगर वही दूषित हो गया तो हजारों लोग एक साथ बीमार हो जाते थे। आज हम छींकते हैं तो रुमाल या टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस जमाने में लोग खुले में खांसते छींकते और संक्रमण तेजी से फैल जाता। यानी साफ सफाई न होना मतलब बीमारी को न्योता देना था। अब सोचिए, अगर लोग बीमार पड़ जाएं तो इलाज कैसा होता होगा। आज तो हमारे पास आधुनिक अस्पताल, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक हैं, लेकिन विक्टोरियन जमाने में अस्पतालों की हालत बेहद खराब थी। अस्पताल गंदगी से भरे रहते, कीटाणुओं का अड्डा होते, सर्जरी बिना दस्ताने और बिना हाथ धोए की जाती। डॉक्टरों को यह तक पता नहीं था कि हाथ धोने से बीमारी रुक सकती है। ऑपरेशन करते समय कोई एनेस्थीसिया नहीं होता था। मरीज को लोग पकड़ कर रखते और डॉक्टर चाकू चला देता। कई बार तो मरीज डर या दर्द से मर जाता।
उससे पहले कि बीमारी उसका कुछ बिगाड़ पाती, इसलिए लोग अस्पताल जाने से डरते थे। कई गरीब तो दवाइयों के बजाय जड़ी बूटियों या घरेलू नुस्खों से काम चलाते। डॉक्टरों के इलाज सुनकर तो आज हमें हंसी भी आएगी और डर भी लगेगा। उदाहरण के लिए बुखार हो तो मरीज का खून निकाल दिया जाता था ताकि गर्मी निकल जाए। पेट दर्द हो तो अजीब कड़वी दवाइयां पिलाई जाती जिनसे उल्टी हो जाती। कुछ बीमारियों में लोग झोंक लीच चिपका देते थे ताकि गंदा खून बाहर गाय का सपाले के बाहर शरे निकल जाए। उस जमाने में मेडिकल साइंस अंधविश्वास और प्रयोगों का मिश्रण थी। कई बार इलाज से ज्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन आम आदमी के पास और कोई विकल्प ही नहीं था। यानी दोस्तों, विक्टोरियन दौर का इलाज और अस्पताल आज के हिसाब से किसी हॉरर मूवी से कम नहीं थे। दोस्तों, बच्चों की परवरिश उस दौर में बहुत कठिन थी। आज बच्चे रोज नहाते हैं, दूध उबालकर पीते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं, लेकिन विक्टोरियन जमाने में बच्चों की हालत बहुत खराब थी। गंदगी, बीमारी और गरीबी के कारण बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। कई बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते। अक्सर बच्चे गंदे घरों और गली कूचों में खेलते, जहां इंसानी और जानवरों की गंदगी फैली होती। डायपर का कोई सिस्टम नहीं था। बच्चों को कपड़े में लपेटकर रखा जाता, जिसे बार बार धोना पड़ता। लेकिन गरीब घरों में कपड़े उतनी बार धोए नहीं जाते, जिससे बच्चों में इन्फेक्शन फैल जाता। यानी बचपन जीना ही अपने आप में एक जंग थी। और अब बात करते हैं औरतों की। विक्टोरियन समाज में औरतों से उम्मीद की जाती थी कि वो हमेशा साफ सुथरी और सुंदर दिखें, लेकिन असलियत ये थी कि उनके पास सुविधाएं बेहद सीमित थीं। महिलाओं के लिए मासिक धर्म पीरियड्स की कोई सही व्यवस्था नहीं थी। कॉटन के कपड़े या पुराने रग्स इस्तेमाल किए जाते, जिन्हें बार बार धोकर दोबारा लगाना पड़ता। सोचिए, उस समय ये कितना असुविधाजनक और अस्वास्थ्यकर होता होगा। औरतों पर भारी कपड़े और कोर्सेट पहनने का दबाव भी था। कोर्सेट इतना टाइट होता कि सांस लेना मुश्किल हो जाता, और कई बार तो महिलाएं बेहोश हो जातीं। गर्मी में बदन पर पसीना और बदबू, लेकिन कपड़े उतारना समाज में शर्म की बात मानी जाती थी। यानी औरतों की जिंदगी साफ सफाई से ज्यादा दिखावे और समाज के नियमों में फंसी रहती थी। अब आते हैं समाज के कुछ अजीब नियमों पर। विक्टोरियन जमाने में सफाई का मतलब अक्सर दिखावा होता था। लोग अगर अच्छे कपड़े पहन लें और परफ्यूम लगा लें तो उन्हें सभ्य माना जाता, भले ही वो अंदर से साफ न हो, दांत गंदे हों, शरीर से बदबू आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बाहर से आप जेंटलमैन या लेडी दिखें। कई बार तो लोग हफ्तों तक नहाए बिना पार्टियों में चले जाते, लेकिन अपने महंगे कपड़े और खुशबू से सबको प्रभावित कर देते। ये भी सच है कि गरीब वर्ग के लोग अक्सर हाइजीन पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। उनके लिए पेट भरना ही बड़ी बात थी, साफ सफाई बात की चीज। यानी दोस्तों, समाज में हाइजीन एक तरह से क्लास डिवाइड का नमस्कार। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस दौर के उस पड़ाव पर जहां हाइजीन सिर्फ मेडिसिन नहीं, फैशन और पब्लिक पॉलिसी दोनों बन गया था। इस हिस्से में हम देखेंगे परफ्यूम और डिओड्रेंट का क्रेज, मर्दों औरतों के अलग ग्रूमिंग रूल्स और स्कूल सरकारी कैंपेन कैसे हाइजीन की सोच बदलने लगे थे। तैयार हो? चलो छोटे छोटे हिस्सों में चलते हैं। पहली चीज, खुशबू ने उस जमाने में बहुत बड़ा रोल खेला। जो लोग रोज नहा नहीं पाते थे, उन्होंने बदबू छुपाने के लिए परफ्यूम और सेंटेड वाटर्स का जोरदार इस्तेमाल किया। पेरिस और लंदन के परफ्यूमरी शॉप्स जल्दी ही एलीट की पहचान बन गए। छोटे छोटे ग्लास बॉटल्स, सेंटेड हैंडकरचिफ्स और पोमैंडर्स, छोटे सुगंध बॉल बाजार में आकर चीप सेंटेड सोप्स और कोलोन्स भी आने लगे, जो मिडिल क्लास तक पहुंचने लगे। नतीजा, लोग दिखने में साफ लगने लगे, भले हकीकत में पूरी तरह साफ न हो। पुरुषों के लिए हाइजीन का मतलब सिर्फ नहाना नहीं था, बल्कि शेविंग, दाढ़ी मूंछों की संभाल और कपड़ीडीधों की प्रेसिंग भी था। बार्बर्स और शेविंग सैलून्स तेजी से फैलने लगे। वहां ज्यादातर लोग रोजाना आने नहीं पाते थे, पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर जाना जरूरी माना जाता था। एक और चीज, मर्दों का पर्सनल हाइजीन, जैसे हाथ और चेहरे की सफाई, सरकारी या मेडिकल एडवाइस से धीरे धीरे जुड़ने लगा। विक्टोरियन महिलाएं परफेक्शन दिखाने के लिए मजबूर थीं।
कई लेयर्स के कपड़े, कोरसेट और एलाबोरेट हेयर्स। मासिक धर्म के दौरान कोई आधुनिक सुविधा न होने से महिलाओं को असुविधा और स्वास्थ्य समस्याएं होती थीं। कपड़े रग उपयोग होते, जिनकी सफाई न हो पाती। महिलाएं अक्सर परफ्यूम, पाउडर और स्टार्च का इस्तेमाल करके फ्रेश दिखती थीं, पर असल में रोजाना पूरा नहाना और साफ कपड़ा बदलना मुश्किल था। यानी सोशल ऑनर और रिस्पेक्ट पाने के लिए दिखावा, जरूरी हाइजीन का मतलब बाहर से साफ दिखना बन गया। 19वीं सदी के अंत तक स्कूली शिक्षा में बेसिक हाइजीन सिखाने की शुरुआत हुई। बच्चों को हाथ धोना, दांत साफ रखना और कपड़े बदलना सिखाया जाने लगा। शहरों में पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स और पोस्टर्स आए। ड्रिंक क्लीन वाटर, कवर योर माउथ व्हाइल कॉफिंग जैसे संदेश देने लगे। धीरे धीरे सोशल नॉर्म्स बदलने लगे। सरकारें सैनिटेशन इंप्रूवमेंट, सीवर्स, पाइप्ड वाटर और वैक्सीनेशन जैसी नीतियां लागू करने लगीं। ये छोटे छोटे कदम जनता की डेली हाइजीन बदलने लगे। तो दोस्तों में हमने देखा कि कैसे खुशबू, दिखावा और थोड़ी बहुत शिक्षा ने विक्टोरियन हाइजीन की तस्वीर बदल दी। पूरा रिवॉल्यूशन एकदम साइंटिफिक नहीं था, पर सोशल और कल्चरल बदलावों से हुआ। अभी बाकी हिस्सों में हम और गहराई में जाएंगे। पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स, मॉडर्न मेडिकल डिस्कवरीज और 20वीं सदी तक हाइजीन कैसे और बेहतर हुआ। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं विक्टोरियन हाइजीन की कहानी के अंतिम पड़ाव पर। अब तक हमने देखा गंदगी, महंगाई, परफ्यूम का क्रेज, साइंटिफिक थियोरीज और धीरे धीरे क्लीनलीनेस की आदतें कैसे बदलीं। अब इस हिस्से में हम जानेंगे पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स, साइंस की जीत और वो लेसन्स जो आज तक हमारे साथ हैं। 19वीं सदी के आखिर में लंदन और बड़े शहरों ने प्रॉपर सीवर सिस्टम और पाइप्ड वाटर सप्लाई शुरू की। ग्रेट स्टिंक जैसी घटनाओं ने पॉलिटिशियंस को मजबूर किया कि वो पानी और सफाई के मुद्दे को इग्नोर न करें। लोकल काउंसिल्स ने वेस्ट कलेक्शन, ड्रेनेज और पब्लिक बाथ्स जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए। यानी हाइजीन अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटकर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने लगा। दूसरा बड़ा कदम, साइंस की जीत। लुई पास्टर की जर्म थ्योरी और जोसेफ लिस्टर की एंटीसेप्टिक सर्जरी ने मेडिकल वर्ल्ड को हिला दिया। अब डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए हाथ धोना, इंस्ट्रूमेंट्स स्टेरिलाइज करना जरूरी माना जाने लगा। वैक्सीनेशन कैंपेन्स ने स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीजेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये वो समय था जब पहली बार लोग समझे जर्म्स अदृश्य दुश्मन हैं और सफाई हमारी ढाल। तीसरा पहलू, आम आदमी की जिंदगी में बदलाव। मिडिल क्लास फैमिलीज में वीकली बाथ रूटीन बनने लगा। सोप इंडस्ट्री ने सस्ते प्रोडक्ट्स देकर साफ सफाई को एक्सेसिबल बना दिया। स्कूल्स और न्यूज़पेपर्स ने क्लीनलीनेस को गुड मैनर्स और मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बना दिया। अब जो पहले लग्जरी था वो धीरे धीरे नॉर्मल बन गया। अंतिम सबक, विक्टोरियन हाइजीन से हमें क्या सीख मिलती है? क्लीन वाटर और सैनिटेशन सबसे बड़ा हेल्थ टूल है। सोशल प्रेशर और एजुकेशन दोनों मिलकर हाइजीन हैबिट्स बदल सकते हैं। साइंस और सोसाइटी दोनों को साथ चलना पड़ता है, वरना डिजीजेस कंट्रोल नहीं होती। आज भी अगर हम सोचे तो दुनिया के कई हिस्सों में क्लीन वाटर और टॉयलेट्स की कमी है। विक्टोरियन ईरा की स्ट्रगल हमें याद दिलाती है कि हाइजीन कोई लक्जरी नहीं, यह हर इंसान का अधिकार है। तो दोस्तों, विक्टोरियन हाइजीन की यह पूरी यात्रा यहीं खत्म होती है। गंदगी से लेकर साइंस की जीत तक